और अब बात करते हैं खबरों से। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत आज होगी खत्म। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म होगी, तो ये जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत आज खत्म होगी, आज न्यायिक हिरासत खत्म होगी। शराब नीति केस में केजरीवाल की हिरासत होगी खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर सकती है सीबीआई। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को पेश कर सकती है। शराब नीति केस में केजरीवाल की हिरासत आज खत्म होगी और इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में केजरीवाल की हिरासत आज खत्म होगी और ऐसे में राउज एवेन्यू के कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की हिरासत आज खत्म होगी, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म होने जा रही है और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल को पेश किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और यह जानकारी शराब नीति केस में केजरीवाल की आज पेशी होगी और आज उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो खत्म हो रही है। दिल्ली से यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को पेश कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की आज हिरासत खत्म होने जा रही है और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर सीएम केजरीवाल की पेशी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, शराब नीति मामले में आज जो है न्यायिक हिरासत सीएम केजरीवाल की खत्म हो रही है और ऐसे में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? जो ही बताते हैं जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो न्याय हिरासत है वो खत्म हो रही है और सीबीआई इस बात पेश कर सकते हैं। बता रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर करीब 2:30 बजे उनको पेश किया जा सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि पिछली बात करें जो फैसला किया था वो सुरक्षित रख दिया गया था। वहीं उनको निचली अदालत से उनको जमानत तो मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जहाँ नहीं कह सकता है कि आज उसको लेकर सुनवाई होगी। अब देखना ही होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिलती है या फिर बरकरार वैसे की उनको रास्ते नहीं रहना पड़ेगा। जी, बात करें कब कितने बजे से उन्हें पेश किया जा सकता है और साथ ही साथ आज क्या लगता है कोर्ट की ओर से क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार सीएम केजरीवाल जो हाथ पैर अपने मार रहे हैं लेकिन उन्हें हिरासत जो है उनकी खत्म नहीं हो रही। एक के बाद एक शिकंजा जो है वो कसता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो अदालत मिला था वो ईडी के केस में जमानत मिली थी, उसके बाद सीबीआई की हिरासत में है। अब देखना होगा आज जो है उनको 2:30 बजे 2:30 पर पेश किया जा सकता है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होगी, या पिछले वाले केस पर सुनवाई होगी या उसको सुरक्षित रखा गया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में उनको उसमें राहत मिले या ना मिले, क्योंकि सेंट्रल की तरफ से भी ये कहा गया था जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और कोई वो आतंकवादी या वैसे सब इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है और उनको जनता ने चुना है। ऐसे में कहीं ना सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या शराब नीति घोटाला अभी तक चलता रहा, उनको 3 महीने तिहाड़ जेल में रहते हुए होगा। लेकिन देखना भी होगा कि आखिरकार आज जो सुनवाई होगी क्या सीबीआई की तरफ से कोई और जो सबूत है वो पेश किए जाएंगे या फिर सीबीआई की हिरासत में और बढ़ाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि 2:30 बजे के बाद जब सुनवाई होगी तो इसमें हम करने वाले कि आखिरकार सीबीआई और उनको क्या सबूत देना। तो सीबीआई ने पहले ही सारे सबूत कोर्ट के सामने रख दिए थे और कोर्ट के सामने था उनको हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि जो सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी है। लेकिन देखना होगा कि जो उनके वकील ने सबूत रखे हैं कि आखिरकार सीबीआई और ईडी दोनों मिलकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और बीजेपी फंसाना चाहती है। अच्छा, लेकिन हमने पहले भी देखा है लगातार जो है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोप को झूठ बताते रहे, वैसे में सीबीआई कहती रही है कि अगर हम जब सबूत पेश करें तो शायद केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा। तो क्या उन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को राहत मिलना आसान होगा? साथ ही साथ वो कौन से सबूत हैं जिसकी सीबीआई बात कर रही है? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की बात करें तो ईडी ने भी पूरी चार्जशीट तैयार करके उनके खिलाफ कोर्ट में पेश करे थे सारे। उसके बाद सीबीआई ने साफ साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो इतने पर्याप्त सबूत है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत होना मुश्किल होगा और लंबे समय तक जेल में रहते। लेकिन वही कोर्ट को जब वो नोटिस भेजे, कोर्ट ने जब नोटिस सीबीआई को भेजा था उसके सबूत भी मांगा गया आखिरकार ऐसे क्या सबूत है, तो जो सीबीआई है उससे सारे जो सबूत है वो कोर्ट को दिए। कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, शराब घोटाले में शराब नीति में कहीं ना कहीं धांधली जरूर हुई है। लेकिन देखना होगा क्योंकि
तरह से चैटिंग की बात सामने आई थी, व्हाट्सएप चैटिंग में हुआ था, कॉलिंग की बात सामने, कई फोन उस समय तोड़े गए थे, सिम कई बदली गई थी। ऐसे कई सबूत सीबीआई के पास हैं जो अरविंद केजरीवाल के तरफ पूरी तरफ जाते हैं, और ताकि उस प्रकार की जो लेन देन की बात हुई है वो सीधा पार्टी के नाम पर जो पार्टी को भी पार्टी बना दिया गया है। तो ऐसे में कहने का अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सीबीआई पहले भी कोर्ट ने कहा था कि आखिरकार इसी समय सीबीआई ने इनको क्यों गिरफ्तार किया। तो सीबीआई ने साफ साफ कहा था कि सीबीआई कभी भी गिरफ्तार करती है, लेकिन समय के हिसाब से गिरफ्तार करते हैं ताकि कोई भी चूक ना हो, इसलिए हमने इनको इस समय गिरफ्तार किया है। जी, तो यानी कि आज भी कहीं ना कहीं उनके लिए राहत मिलना अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है, और क्या होगा ये थोड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जहां ईडी की ओर से राहत मिली वहीं अब सीबीआई का शिकंजा जो उन पर अभी बरकरार ही है। बिल्कुल, देखिए आप मुश्किल है काफी लगातार है, क्योंकि ईडी के बाद सीबीआई ईडी, लेकिन जब 2:30 बजे पेश किया जाएगा और जिस तरह से हाई कोर्ट ने सीबीआई से सबूत मांगे थे, उन्होंने चार्जशीट तैयार करके दोबारा से उनको दे दिए गए हैं। आज जो राहुल कोर्ट में जो पेश किए जाएंगे तो क्या तथ्यों पर विषय होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को कहीं राहत मिलेगी या फिर न्याय राहत जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अब ये 2:30 बजे के बाद ही जो जज कोर्ट में सुनाई होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जमानत दी थी क्या उसको बरकरार रखा जाएगा या वहां पर छूट दी जाएगी, या फिर सीबीआई की जो गिरफ्तारी है वो और आगे बढ़ाई जाएगी। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल की हिरासत आज खत्म होगी और ऐसे में राउजबेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है, और ऐसे में एक बार फिर से हम देखें अगर तो सीबीआई पेश कर सकती है। आपको बता दें ईडी की मामले में जो उन्हें हिरासत जो है उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ही रखा है, और ऐसे में एक बार फिर राउजबेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी। और बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, सैनिक परिवारों को सम्मानित करेगी कांग्रेस। कारगिल में शहीद सैनिकों के परिवारों का होगा सम्मान, तो कारगिल में शहीद सैनिकों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से 26 जुलाई को मनाया जाएगा कारगिल दिवस। सभी जिलों के बलिदानियों की याद में श्रद्धांजलि सभा, तो ये जानकारी सामने आ रही है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाएगा और बलिदानियों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेता करगिल युद्ध से जुड़े परिवारों के पास जाएंगे, परिवार का सम्मान करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, कारगिल में शहीद सैनिकों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या जानकारी, क्या लग रहा है जो 26 जुलाई को मनाया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल जूही, जिस तरीके से अब कांग्रेस मौजूदा सैनिकों के परिवारों और जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके परिवारों से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसी तर्ज पर अब आज 26 जुलाई को कारगिल दिवस विश्व मनाया जाता है। उसी के तर्ज पर अब वह कांग्रेस का कार्यक्रम करेगी, जिसमें कांग्रेस के नेता हर जिले में कारगिल में जो शहीद हुए थे उन सैनिकों को लेकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी, जिसमें कांग्रेस के लगभग सभी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान ने ये संदेश भी, ये निर्देश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि जिले में जितने भी नेता हैं वह सैनिकों के परिवारों से जाकर मिले, पूर्व सैनिकों के परिवारों से जाके मिले, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से जाके मिले और उन्हें सम्मानित करें। आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की कोशिश है कि सैनिकों से सीधा जुड़ा जाए, सैनिकों के परिवार को कांग्रेस की तरफ जोड़ा जाए, उसी
उसमें ये कदम जो है वो कांग्रेस को बहुत फायदा देने वाला है। इससे पहले भी अंशुमान, अभी हाल ही में शहीद हुए अंशुमान सिंह की परिजनों को जब वीरता चक्र मिला था, उसके बाद में उनकी मां ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद में उन्होंने अग्निवीर जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई थी और राहुल गांधी की काफी तारीफ की थी, जिससे माना जा रहा है कि राहुल गांधी का सीधा मतलब राहुल गांधी सीधा सैनिकों के परिवारों से जोड़ने के लिए कांग्रेस के नेताओं को आगे कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से हम देखें तो कांग्रेस ने सैनिक परिवारों से जुड़ने की रणनीति बनाई है। क्या लगता है, क्या ये वोट बैंक को देखते हुए ऐसा किया गया है? बिल्कुल, ये वोट बैंक की तरफ भी माना जा सकता है। हालांकि वोट बैंक से ज्यादा ये देश से समिता का मामला जुड़ा होता है, क्योंकि सैनिक परिवार देश में सबसे महत्वपूर्ण परिवार माना जाता है, क्योंकि देश में कहा जाता है कि जो सैनिक हैं हमारे समाज की रक्षा के लिए अपनी जान बाजी पर लगा के सीमाओं पर खड़े रहते हैं, और जब उनके साथ में कोई ऐसी असामयिक घटना हो जाती है जिसमें वो शहीद हो जाते हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते, उसके बाद में सरकार का कभी कभी रवैया जो है वो बड़ा अच्छा नहीं रहता है परिवारों को लेकर। ऐसे में भी सिर्फ सैनिक परिवारों से जुड़ा मामला नहीं है। अगर कांग्रेस सैनिक परिवारों से जुड़ती है तो जो पार्टी के परिवार हैं और पूरे समाज में इसका संदेश जो है वो बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, और इससे सिर्फ सैनिक परिवार या सैनिकों के वोट नहीं बल्कि समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका जो सीधे कांग्रेस से जुड़ेंगे। जी, यानी कि अब जिस तरीके से हम देखें, पहले भी जो अग्निवीर का मुद्दा है जब से ये आया है और लगातार इस पर विवाद भी होते रहे, ऐसे में सैनिकों के परिवार को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए कांग्रेस की ये नई रणनीति कितनी कारगर होगी? बिल्कुल, अग्निवीर का मुद्दा जब से स्कीम आई तब से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा जो है प्रमुख चुनावी मुद्दों में से था, और जिसका राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाया और इसका खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ा। काफी युवा जो थे आक्रोशित थे सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, उन्होंने इस चुनाव में भाजपा को कहीं न कहीं किनारे कर दिया और कांग्रेस के साथ वो गए। और अब भी राहुल गांधी ने संसद में सीधा कहा है कि अग्निवीर हम आएंगे तो हटा देंगे। हालांकि सरकार माना जा रहा था कि 2024 के बाद में नतीजे जिस तरीके से उसके बाद में अग्निवीर में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा कर दिया कि जो ये स्कीम है वो बहुत लाभदायक है, लोग समझ नहीं पा रहे। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही है। 29 जुलाई को खत्म होगा राज्यपाल का कार्यकाल। आनंदीबेन पटेल का 29 जुलाई को खत्म होगा कार्यकाल। नए राज्यपाल को लेकर शुरू हुआ मंथन, तो आनंदीबेन पटेल का 29 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और नए राज्यपाल को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। तो ये जानकारी सामने आ रही है और आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, 29 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। और ऐसे में अब नए राज्यपाल कौन होंगे, इसको लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, आनंदीबेन पटेल का 29 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जो ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 4 दिन बाद यानी कि 29 जुलाई 2024 को कार्यकाल खत्म हो रहा है और आनंदीबेन पटेल कार्यभार जिस तरह से समाप्त हो रहा है उसको लेकर अब सस्पेंस भी बरकरार है कि अगला राज्यपाल यूपी का कौन होगा। और बता दें कि आनंदीबेन पटेल 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात की महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो है राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और जिस तरह से अब आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है 29 जुलाई को और आने वाले दिनों में
यूपी यानी कि सबसे बड़े सूबे का राज्यपाल कौन होगा, अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आनंदीबेन पटेल की उम्र करीब 83 साल हो चुकी है, ऐसे में उन्हें दोबारा यहाँ का जो है राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। तो कयास यह भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही यूपी के राज्यपाल को लेकर जो है निर्णय जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि 29 जुलाई को कार्यकाल खत्म। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। फिरोजाबाद से ये जानकारी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस, हादसे में 3 की मौत, 40 लोग घायल। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 40 घायल बताए जा रहे। गंभीर रूप से घायल सैफई पीजीआई भेजे गए। तो ये जानकारी सामने आ रही है फिरोजाबाद से, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बस टकराई, तो ट्रक और बस की टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ गंभीर रूप से घायल सैफई को पीजीआई भेजे गए हैं। तो ये जानकारी, जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें पीजीआई भेजा गया है, सैफई पीजीआई भेजे गए हैं। तो ये जानकारी, हादसे में 3 की मौत हुई है, वहीं 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं ट्रक और बस की टक्कर में। बस बहराइच से आगरा जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लगा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी हुई, जिस वजह से घटना हुई है। 40 लोग करीब घायल हैं, जिन्हें सैफई मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। 3 लोग कैजुअलिटी की। हाईवे की जैसे होती है कि कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट सुचारू है। और अभी जो बैरिकेड कर दिया गया जितने मीटर में ये घटना हुई है, बाकी तो अपना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल यादव ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या है ये पूरा मामला, कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी मिल रही है? दिल्ली जा रही थी बस जो कि ट्रक से जा टकराई है, उसमें लगभग बताया जा रहा है 80 से 90 लोग सवार थे, जिसमें 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और चालक सहित अगर बात की जाए तो 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। जी, जिस तरीके से हम देखें, अभी जो घायल हैं, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी क्या हालत बताई जा रही है? देखिए, मौके पर उपजिलाधिकारी और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सभी घायलों को शिकोबाद और पास में ही सैफई अस्पताल में भिजवा दिया है। घायलों की अगर बात की जाए तो लगभग 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और करीब 20 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत लगभग ठीक कही जा सकती है। तो 40 लगभग लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बस टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद में ये बड़ा हादसा एक बार फिर से, और बस और ट्रक की टक्कर में जो है 3 लोग की मौत हुई है, वहीं 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।